बंदूक पर कानून व्यवस्था। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। लेकिन बिहार में इस समय पर कानून व्यवस्था बंदूक की गोली और गोली की ठाई ठाई पर रखी हुई है। अगर आप घर से बाजार के लिए निकलते हैं तो फिर यह उम्मीद नहीं बचती कि आप बाजार से घर वापस भी आ सकते हैं क्या। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर इस बात की उम्मीद नहीं बचती है कि आप जिंदा घर वापस लौटेंगे क्या। और इससे भी ज्यादा गनीमत तो यहां हो जाती है कि अगर आप अपने घर में सुरक्षित सोए हुए हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुबह जब आप उठेंगे तो आप उगते हुए सूरज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के टूटने के बाद लोगों को कानून व्यवस्था की चिंता सताने लगी है और धीरे धीरे सच साबित भी होती जा रही है। यह चिंता, बिहार की कानून व्यवस्था जिस तरह से लगातार खराब हो रही है उससे लोगों को पलायन की चिंता भी सताने लगी है। सरकार भले ही बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कर ले और इन दावों में कितनी सच्चाई है इसे बिहार में लगातार हो रही वारदातों से देखा जा सकता है। बिहार में आम नागरिक तो क्या, पुलिसकर्मी और पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है और इसीलिए आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या कानून व्यवस्था बिहार के भीतर अब बंदूक पर आ गई है और सुशासन बाबू नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू से प्रचलित हैं, क्या अब वो कुशासन बाबू हो चुके हैं। और आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरकार और विपक्ष दोनों के प्रतिनिधि जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करें, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है, जिसकी बयानगी पिछले 3 दिनों में बड़ी घटनाएं हैं। पहली घटना समस्तीपुर की है, जहां मोहनपुर ओपी थाना प्रभारी नंद किशोर यादव की 8 से 10 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी। जांच के दौरान पता चला कि नालंदा का एक गिरोह इन वारदातों को अंजाम दे रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी नंद किशोर यादव ने कई भैंसें भी बरामद की। वापस लौटते समय उन्हें दल सिंहराय इलाके में कुछ चोरों के छिपे होने की खबर दी गई। जब थाना प्रभारी नंद किशोर यादव उन चोरों को गिरफ्तार करने गए तो चोरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान गोली थाना प्रभारी के सिर में लग गई। दूसरी घटना अररिया की है, जहाँ पत्रकार विमल कुमार यादव की बदमाशों ने उनके घर ही गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक सुबह 4 बजे बदमाश घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने पहले पत्रकार विमल कुमार यादव को जगाया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक गोली उनके सीने में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। देखिए, जिस तरह से अहले सुबह एक रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, बहुत सॉफ्ट है और ये खास करके पुलिस व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको दर्शाता है। और जो आम चर्चा है उसके हिसाब से उसकी भाई की भी 2 वर्ष पूर्व हत्या हुई थी और उसके सिलसिले में वो सक्रिय थे। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार उनको धमकी मिल रही थी, जिसकी जानकारी उनके द्वारा पुलिस को भी दी जा रही थी, लेकिन इसकी जांच होगी, क्या सत्यता है नहीं है। मगर जो घटना घटी है काफ़ी हृदय विदारक है और जिस तरह से एक पत्रकार की अहले सुबह हत्या कर दी गई। सीएम नीतीश कुमार के दावों के बावजूद राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्य की कानून व्यवस्था से जरा से लोग राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब ग्राफिक्स के जरिए से आपको बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बताते हैं कैसी है। बंदूक पर कानून व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल अब खड़े होने लगे हैं। बदमाश खाकी पर भी भारी पड़ रहे हैं, यानी कि पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। समस्तीपुर में छापा मारने गई पुलिस पर हमला किया गया और इस हमले में बदमाशों ने एसएचओ के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी हत्या हो गई। बदमाशों को पकड़ने गए थे एसएचओ साहब,
अररिया में पत्रकार की हत्या कर दी गई। आज सुबह का मामला है, लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास का। घर में घुसकर 4 बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। सोचेगा कि आप अब घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं है, और अगर फिर अब सोचेगा कि आम जनता के हालात क्या होंगे जब पुलिस पर 16 बार हमले हो जाते हों, पत्रकारों पर हमले होते हों, तो फिर वहां की आम जनता के हालात क्या होंगे, यह समझा जा सकता है। और अब आज के जो सवाल हमारे हैं वो है नीतीश कुमार सुशासन बाबू या कुशासन बाबू। पुलिस में राजनीतिक दखल से कमजोर पड़ रहा है पुलिस का मनोबल। पुलिस प्रशासन में बढ़ रहे करप्शन से खाकी हुई कमजोर। क्या सत्ताधारी नेता बदमाशों को संरक्षण दे रहे हैं? सीएम नीतीश कुमार के प्रशासन पर कमजोर पकड़ हो चुकी है, और ये जो सवाल है, ये सवाल उठने लाजमी है बिहार के भीतर इस कानून व्यवस्था को देखते हुए, जिसका दंभ लगातार नीतीश कुमार भरते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं और खुद को सुशासन होने का तगमा भी देते हैं। अब उस तगमे में क्या वो फिट बैठते हैं सुशासन या कुशासन बाबू के तौर पर? हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राहुल आनंद है, नेता है बीजेपी से, और मनोज दास हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। मनोज जी, तो सुशासन करते करते कब कुशासन तक आ गए, पता ही नहीं लगा, या देखकर आंखें बंद कर ली? देखिए राणा जी, कुशासन और सुशासन की यहाँ पर कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, घटना घटी है, हाँ, अपराधी पकड़े जाएंगे। जो भी घटना घटी है, किसी के अपराधी खुले नहीं है। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हाल के दिनों में कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन किसी भी घटना के अपराधी को छोड़ा नहीं गया है, चाहे वो पुलिस के ऊपर हमला हुआ हो या आम लोगों के ऊपर घटना घटी। तो अगर आपका प्रशासन इतना ही सख्त है, आपकी सरकार इतनी ही सख्त है, तो कैसे 16 बार पुलिस पर हमले हो जाते हैं? कैसे पत्रकार पर हमला हो जाता है? कैसे समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, कैसे हर जगह पर हमले हो जाते हैं? देखिए, अब हमला होना वो एक अलग बात है। ये आप 16 बार यहाँ कह रहे हैं, 16 बार हो कि 20 बार हो, जब देखिए अपराधी किसी जात का नहीं होता है और किसी दल का नहीं होता है, किसी ना मैं इसमें जाति की बात कर रहा हूँ, ना मैं इसमें दल की बात कर रहा हूँ, मैं अपराधी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप राजनीति मत कीजिए इस मुद्दे को। नहीं, कोई अपराध, कोई राजनीति नहीं। आप सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। मैंने कहा कि अपराधी न किसी जात के होते हैं, न किसी दल के होते हैं। अपराधी अपराधी होते हैं, और जब पुलिस उनके साथ मुकाबला करती है तो उधर से भी उनका प्रतिरोध होता है। तो कई बार देखिए, कई बार पुलिस उन पर हावी भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस को हावी नहीं हुई है, कई बार हावी उसे भी हुई प्रतिरोध है। मत की कहिएगा मनोज दास जी, बदमाशों का प्रतिरोध नहीं होता है, दुस्साहस होता है। वो प्रतिरोध होगा। आप ही ने बोला ना कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो वो उनका प्रतिरोध होता है बदमाशों का। बदमाश प्रतिरोध नहीं करते, दुस्साहस करते हैं। अब दुस्साहस आप उसको कहिए या जो कहिए, उन्होंने अब देखिए अपराधी भी अपने हिसाब से बचाव के लिए कुछ करते हैं, तो दोनों तरफ से तो वाह, चलती है ना। कितनी बेचारगी नजर आ रही है बदमाशों के लिए कि बदमाश भी अपने लिए कुछ तो करते हैं, अपने बचाव में कुछ तो करते हैं। और जब तक सत्ता की जुबान बदमाशों के लिए ये रहेगी, बिहार में इसी तरह कानून व्यवस्था रहेगी। जब तक हाँ ठीक है, लौटूंगा मनोज जी लौटूंगा। भाषा रहेगी, बिल्कुल, भाषा तो मैं आपकी देख रहा हूं ना, व्यवस्था समाप्त होगी। भाषा मैं आपकी देख रहा हूं। बदमाशों के लिए आप कह रहे हैं, बदमाशों के लिए आपके शब्द होने चाहिए थे मनोज जी, आपके शब्द बदमाशों के लिए होने चाहिए थे कि किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो अपने बचाव में कुछ करेंगे। बदमाश के ऊपर जाइएगा तो क्या करेगा? आपके यहाँ कोई आदमी जाएगा तो आप उसको क्या कहिएगा? आप उससे प्रतिरोध नहीं कीजिएगा क्या? तो बदमाश नहीं होगा ना वो, बदमाश प्रतिरोध करेगा। इतनी लचर व्यवस्था है आपकी कि आप कह रहे हैं कि बदमाश प्रतिरोध करता है। राहुल जी, हाँ ठीक है मनोज जी समझ में आ गया,
मनोज जी समझ में आ चुका है, बिहार की कानून व्यवस्था के लचर होने की स्थिति समझ में आ गई, क्योंकि आपकी सरकार के भीतर बदमाश प्रतिरोध करता है और इसीलिए वो पुलिस हो या आम जनता हो सबसे भिड़ जाता है, घर में घुसकर गोली मार देता है। राहुल जी, अब क्या समझा जाए कि वो तो खुद कह रहे हैं कि बदमाश पर अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो अपने प्रतिरोध में, बचाव में वो भी कुछ करेंगे, इसीलिए ये घटनाएं होती है। देखिए राणा जी, मैं अगर इस बात की शुरुआत करूं, अगर बिहार में सरकार की अगर मैं शुरुआत करूं और महागठबंधन की अगर मैं बात करूं, तो मैं 2 लाइन से शुरू करना चाहूंगा जो आज की स्थिति बिहार में दर्शाती है। निकले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। आज ये यहाँ की महागठबंधन की सरकार की स्थिति हो गई है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो धृतराष्ट्र बनकर जो अपने भतीजे के चक्कर में बिहार को गत में ले जाने की जो कोशिश हो रही है, मैं कल का नीतीश कुमार जी का बयान के बारे में अगर बात करूं तो कल एक मीडिया के मित्र ने उनसे एक बयान लिया कि यहाँ आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है, तो पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कहां बढ़ा है घटना, कहां हो रहा है कुछ ऐसा रिपोर्ट मिला है हमको। तो इससे ये संवेदना दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब कुछ देखना नहीं चाहते हैं सिवाय प्रधानमंत्री बनने के, और INDA की जो वो सलाहकार जो बनकर जो घूम रहे हैं, इसके चक्कर में वो सारी चीज भूल गए। बहुत दुख की बात है कि आज एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या हो जाती है घर में आकर। तो बिहार में जो उद्योग चल रहा है, खास करके अगर आपको बिहार में उद्योग करना है तो अपहरण का करिए, अगर आपको बिहार में जीवित रहना है तो आप खून खराबा करिए, अगर आपको बिहार में चलना है जिसकी गारंटी खुद सरकार के रक्षक नहीं दे सकते हैं, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस खुद अपने आप को बचाव कर रही है। मैं बेटा की बात कर रहा हूं, बेटा में बालू माफियाओं ने महिला के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। जब वो अधिकारी जांच करने गई तो वहां के बदमाशों ने उनके ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। सवाल यहाँ ये उठता है राणा जी कि आखिर कब तक इस तरह की लाचारी चलेगी? ये जो जंगल राज देखने को मिल रहा है, इसका अंत क्या है? क्या लोगों को, नीतीश जी ने लोगों को अपने स्वार्थ के कारण इनका समझौता कर दिया है? पहला प्रश्न। या ये वो देखना ही नहीं चाहते कि दिख क्या रहा है? बड़ी खेद की बात है कि जो महागठबंधन सरकार के जो भी प्रतिनिधि मीडिया पे आकर बैठते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। एसएचओ ने एसपी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? वो क्यों चले गए वहां पे छापामारी करने के लिए? उनका ड्यूटी होता है। और सरकार की जो गृह मंत्री हैं, जो जिसके पास गृह मंत्रालय है, उनका कोई बयान तक नहीं आता है। आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि जो एसएचओ की हत्या होती है पटना के IJIMS के अंदर, उनकी मौत होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए अपने पीठ को थपथपा रहे थे, लेकिन वो वहां देखने तक नहीं गए, उसको, उस शहीद को देखने तक नहीं गए। उनको पटना में रहकर, पटना में 10 किलोमीटर जाना भारी पड़ा, लेकिन वो दिल्ली चले गए अटल जी के समाधि पे फूल चढ़ाने के लिए। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब ये थक चुके हैं, अब उनके बस की बात नहीं रह पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि तुमसे ना हो पाएगा नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए अभी सरकार के 1 साल भी नहीं हुए हैं, 450 बार हमला हो चुका है पुलिस अधिकारियों के ऊपर और पुलिस बेबस हो चुकी है। जो FIR दर्ज की गई है SHO के अगेंस्ट में, वो पता है क्या है? अज्ञात के ऊपर। यानी कहने का मतलब जी बिल्कुल। मनोज दास जी, कुछ घटनाओं का जिक्र कर देता हूं। 12 फरवरी को पटना में पार्किंग को लेकर 50 राउंड गोलियां चलती हैं और जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद 15 जुलाई को घटना होती है, फिर 20 जुलाई को होती है, 23 जुलाई को होती है, 12 अगस्त में एक नर्स की हत्या पटना में कर दी जाती है चाकू मारकर। उसके बाद पटना के बाढ़ थाने में एक मोहन कुमार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे, स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बेगूसराय में एक प्रॉपर्टी डीलर को पेमेंट देने के बहाने घर से बुलाया जाता है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कारोबारी आशुतोष को भी गोली मार दी जाती है। 1 अगस्त को बीजेपी प्रतिनिधि अमित शाह से मिलते हैं, वो भी इसी मुद्दे को लेकर, और अभी भी राज्यपाल से मिले इसी कानून व्यवस्था को लेकर, और आप कह रहे हैं कि वो भी प्रतिरोध करते हैं अगर उन पर कोई कार्रवाई होती है तो। इतनी घटनाएं 1 महीने में 30 से ज्यादा घटनाएं हो जाती है, वो भी राजधानी पटना में। आप जून से लेकर अभी तक जिस भी घटना का आप यहाँ बता रहे हैं, इसमें बताइए कि किसमें कौन अपराधी नहीं गिरफ्तार, घटना के अंजाम देने वाला गिरफ्तार है कि नहीं गिरफ्तार है, ये आप बताइए पहले।
आप मुझे ये बताइए ना, घटनाएं हो क्यों रही हैं? अगर आप सख्त हैं, आपके प्रशासन का डर बदमाशों के भीतर है, तो फिर घटनाएं क्यों? अभी आपने बताया कि नर्स की हत्या हुई, नर्स की हत्या उसके पति ने किया, वहां पर पुलिस क्या करेगी? जिसे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई उसमें लेन देन का मामला हुआ, जिस आशुतोष की आप बात कर रहे हैं, उनके मित्रों ने उसी रूम में बैठकर उनके साथ बात करने के बाद उसकी हत्या हुई, उनके साथ उनके अंगरक्षक की भी हत्या हुई, तो वो लोग तो सब साथ में ही थे। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन। अच्छा, यानी कि अगर हत्या होती है तो सरकार का कोई दोष नहीं, प्रशासन का कोई दोष नहीं, गलती बदमाशों की है, तो सरकार हाथ जोड़कर उन्हीं से अपील कर ले कि भैया सुधर जाओ, हमारा क्यों बदनामी करा रहे हो? आशुतोष की हत्या का आपने जिक्र किया, आशुतोष की हत्या उसके साथ रहने वाले लोगों ने वहां नाश्ता पानी खाना खाने हाँ, तो उन्होंने भी इसीलिए कर दी क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस ना पकड़ेगी, ना कानून व्यवस्था हमें सजा देगा। उसको गिरफ्तार है, वो गिरफ्तार है, कहां से उनको गिरफ्तार करके SIT ने लाई है? छोड़िए, कहां किस घटना के में अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं? 2019 में जो पत्रकार की हत्या अभी हुई है, विमल कुमार की, उनके भाई की हत्या हुई थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बदमाश को पकड़ा था, बाइक चोरी करने वाले को, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई और उन्हीं के अपराधी जमानत पर हैं। अब जमानत देना हमारा काम तो नहीं है, आपका काम नहीं है, आप द्वारा अपील नहीं कर सकते, आप याचिका नहीं लगा सकते, आपकी पुलिस विरोध नहीं कर सकती। बिना विरोध के ही थोड़े उसका बेल होगा। कोर्ट का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पर तो हम यहाँ नहीं चर्चा कर सकते हैं। अब किसी ने हत्या किया है, उसको बेल दिया है, तो अब उस चीज को हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, लौटता हूं मनोज जी, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ अररिया से सांसद बीजेपी के प्रदीप सिंह जी जुड़ गए। प्रदीप जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। प्रदीप जी, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है सुबह ही सुबह, उसी के घर में घुसकर बदमाश उसको गोली मार देते हैं। आप ही का क्षेत्र और आप ही के क्षेत्र में ऐसी घटना हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर कुछ रहा नहीं। पूरे बिहार में, हमारे यहाँ अररिया में वहीं पे आज तो सुबह 5 बजे पत्रकार को घर में जगा के गोली मारता है, लेकिन 2 दिन पहले विकास भगत नाम का एक व्यवसायी है, उसी जगह गोली मारा है परसों, और आज यह घटना घटती है। और इससे पूर्व 3 साल पहले इनके भाई को गोली मारी जाती है। और यह पुलिस को और प्रशासन को पूरे तरह से यह लिख के दिया है, अपना सुरक्षा का गुहार लगाया है, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई इनकी बातों को संज्ञान में नहीं लेता है। प्रदीप जी, आप तो वहां से सांसद हैं, कुछ तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। नहीं, हमारी जिम्मेवारी है ना, हमारी जिम्मेवारी है। मुझे तो सुबह में आज जैसे जानकारी मिली, मैं सबसे पहले सुबह उठ करके गया हॉस्पिटल, उनका पोस्टमार्टम करवा के अभी मैं 2 घंटा पहले आया हूं, और मैं उनके घर में फिर मैं जा रहा हूं उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। परंतु मैं लगातार रोज बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में घूम रहे हैं। बिहार में अपराधी बेखौफ है, प्रशासन का, सरकार का कोई डर नहीं है, और वह नंगा नाच तांडव नृत्य कर रहा है, और शासन प्रशासन भ्रष्ट है। रोज लगातार इस तरह की घटनाएं हमारे जिला में घटती है। 2 दिन पहले समस्तीपुर में जो घटना घटी है, दरोगा को गोली मारा है, वह मेरे ही अररिया जिला का सपूत था। तो एक तो मातम आजादी का जश्न मना रहा है, उधर समस्तीपुर में नंदकिशोर यादव दरोगा को अपराधी गोली मारता हुआ। प्रदीप जी, मेरा सवाल यह है कि 2019 में जब विमल कुमार के भाई की हत्या हुई थी, तब सरकार में आपकी पार्टी भी थी, और उन्हीं के अपराधियों को जमानत मिल जाती है, और अब उनकी भी हत्या हो जाती है, तो कुछ जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। जो आज हुआ उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी है।
बिल्कुल जिम्मेवारी से हम लोग भाग नहीं सकते हैं, परंतु एक बात मैं बता देता हूं, जब हम लोगों के साथ नीतीश जी हुआ करते थे तो वो हमारा संस्कार से चलता था। लेकिन आज अपराध का जो घटना है, आज अररिया में लगातार 3 दिनों से गोली चली है और उसके बावजूद भी इसका डीएम हो या एसपी हो या सरकार हो, एक जरा संवेदना व्यक्त नहीं किया है मृतकों के साथ और कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। बिल्कुल तो मानवीय संवेदना तो सरकार को है नहीं। हाँ। और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहा है। आम लोग अब लोकतंत्र में एक सांसद होने के नाते प्रदीप जी आप क्या कर रहे हैं? एक सांसद होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? मैं तो अपनी बात को सरकार तक और लोगों तक पहुंचाता हूं। सरकार को मैं आईना दिखाता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम तंत्र को ठीक करो, या तो तुम जो है नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बिहार के जनता से माफी मांगते हुए इस्तीफा दो। मनोज जी, वो तो सीधा कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो। देखिए, माननीय सांसद जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये कोई 1 वर्ष की जो घटना आप ले लीजिए इस सरकार का, तो उससे पुराना 1 वर्ष का आप देखिएगा घटना, इससे ज्यादा घटना है उसमें। देखिए, मैं कह रहा हूं कि घटना कोई बड़ी बात नहीं है। घटना के जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात रहती है। मनोज जी, मेरा सवाल तो सीधा सा इतना है, मनोज जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि घटना भी क्यों घट रही है? अगर प्रशासन का खौफ, कानून का खौफ अगर है बदमाशों के भीतर, तो घटना भी नहीं घट सकती। आप उस बच्चे की तरह कहानियां मत सुनाइए कि मैं तो रात भर पढ़ा था पर फेल हो गया। बच्चे की तरह कहानियां नहीं सुनाता हूँ, कहानियां सुना रहे हैं आप तब से। नहीं, मैं सटीक बात बोलता हूँ कि जो आप आज बिहार की घटना की चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं का यह है कि मार्च तक का जो रिपोर्ट है, बिहार 7वां और 9वां स्थान पर, इससे ज्यादा दूसरे प्रदेश में घटना घट रही है, लेकिन मेरे यहाँ घटना घट रही है। बिल्कुल, अगर दूसरे प्रदेश में घटी है तो बिहार में घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके प्रश्नों का बगल में यूपी में बुलडोजर चलता है और इनको धमकी दिया है मारने वाला, उनका घर को, माँ बेटी को। सुनिए प्रदीप जी, मैं बात सिर्फ बिहार की कर रहा हूँ। प्रदीप जी सुनिए बिहार की। मनोज जी आप सुनिए। राणा जी, मुझे 1 मिनट समय दीजिए। मनोज जी लौटूंगा आपके पास। हाँ, ठीक है मनोज जी, किसान पर गाड़ी चला दी, मनोज जी, इसलिए माननीय सांसद जी। हाँ ठीक है मनोज जी लौटूंगा। प्रदीप जी। राणा जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको लगा आज उनकी गवाही होना था कोर्ट में और 5 दिन पहले उनको धमकी दिया जाता है और वो प्रशासन को सूचना देता है। प्रशासन का जवाबदेही था कि नहीं उनको प्रशासन को जाके आज गवाही होना था उनका अंतिम, और उनको गवाह देना था। इसीलिए मेरा ये सवाल है प्रदीप जी, इसीलिए मेरा ये सवाल है कि मैं अगर ये मान लूं कि सरकार विफल है, प्रशासन विफल है, तो एक सांसद होने के नाते कुछ जिम्मेदारी, कुछ कर्तव्य तो आपके भी रहे होंगे। अरे तो सांसद होने के, सांसद का बात सुनता है लोग। अगर हम कुछ कहेंगे इनके प्रशासन को, अब मैं दूसरे की बात छोड़ दीजिए, हमें सिक्योरिटी था, दल टूट गया है, अभी गठबंधन हट गया है, मेरा सिक्योरिटी तक वापस ले लिया, आप किसकी बात करते हैं? तो भेदभाव से काम करता है। हमें यहाँ के सांसद होने के नाते हमारी भी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, लेकिन इनके प्रशासन को, सरकार को अगर कोई बात करते हैं तो इन लोगों को लगता है कि बीजेपी वाला राजनीति कर रहा है। आपको फिर जनता ने सांसद क्यों बनाया प्रदीप जी? अरे जनता ने सांसद बनाया इसलिए कि हम डेवलपमेंट का काम करें, आम आदमी का सुरक्षा की बात हो तो सुरक्षा का जिम्मेवारी नहीं हो रही है। अरे तो सुरक्षा का जिम्मेवारी किसके पास है? हमारे पास है, अभी के नीतीश कुमार जी के पास है। अभी तो आपने कहा कि जनता ने इसलिए आपको वोट दिया था कि डेवलपमेंट हो और सुरक्षा हो, और अब आप दूसरी तरफ भाई एक बात बताइए, चाहिए एक बात बताइए राणा जी, प्रदेश का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। प्रदीप जी लौटूंगा, ठीक है। अरे उनको देना है ना, उनको न करना है। आपका सरकार का डर ही नहीं है, सरकार का खौफ ही नहीं है, ठीक है, प्रशासन का भय नहीं है। प्रदीप जी लौटता हूँ, प्रदीप जी समय बड़ा कम है, लौटता हूँ। प्रदीप जी समय कम है, लौटता हूँ। राहुल जी,
किस तरह से पूरी स्थिति को समझा जाए? सरकार जब आपके साथ गठबंधन में थी तब भी बिहार के हालात यही थे, आज भी यही हैं। 2019 में जब विमल कुमार के भाई की हत्या हुई थी तब भी आपकी पार्टी सरकार में थी गठबंधन के साथ। तो क्राइम तो बिहार का रुका नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राणा जी जब 2005 में और जब बीजेपी की एनडीए की जब सरकार आई थी 2012 तक जिस प्रकार की यथास्थिति थी और जिस मजबूत गठबंधन के साथ जब डिसीजन लिया जाता था, आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। और 2013 में जब ये गठबंधन टूटा तब दोनों ने एक दूसरे के घर की कमियों को देख लिया। उसके बाद से लगातार इनके हाथ से कानून व्यवस्था निकलती गई और जबकि गृह मंत्रालय स्वयं नीतीश जी के पास है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की पुलिस मजबूत है लेकिन मजबूर है, क्योंकि जब एसएचओ के ऊपर जब गोली चलती है तो जवाही कार्रवाई एक भी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। प्रदीप जी लास्ट कमेंट कि अब एक सांसद होने के नाते आप क्या करेंगे बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर? मैं बिहार के सरकार से, बिहार के मुखिया से यही कहूंगा कि आपसे आपका डर, आपका खौफ, आपका प्रशासन आपको उठा लिया, आपको भाप लिया है, आपका कोई पकड़ नहीं है और आपका कोई डर नहीं है। आप निश्चित रूप से नैतिक जिम्मेवारी लेकर के आप इस्तीफा दें और बिहार की जनता से माफी मांगे। ठीक है मनोज जी, बिहार की पुलिस मजबूत है लेकिन मजबूर है, ये आरोप लग रहे हैं। कोई मजबूर नहीं है, बिहार की पुलिस पूरी तरह से मजबूत है, पूरे मुस्तैदी से है, अपराधी कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे। बिल्कुल, बस इतना कहा जा सकता है मनोज जी कि बिहार की पुलिस मजबूत है लेकिन उनसे थोड़ा सा ज्यादा मजबूत बदमाश है, इसीलिए 16 बार हमला कर देते हैं। समस्तीपुर में 2 बार, जमुई में 3 बार, बांका में 2 बार, सहरसा में 2 बार, अरिया में 2 बार, पटना में 4 बार। सोचिए राजधानी में 4 बार हमले हो जाते हैं पुलिस पर, इतनी मजबूत है पुलिस। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर बिहार की सुरक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी? आखिर सुरक्षा व्यवस्था लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे? अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो क्या फिर से जिंदा और सुरक्षित घर में वापस लौटेंगे? अगर कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है तो क्या स्कूल से घर तक वापस सुरक्षित लौट पाएगा वो पिता? क्या कोई बाजार तक जाता है तो क्या सुरक्षित लौट पाएगा? कोई अपने दफ्तर तक जाता है तो क्या घर सुरक्षित शाम को वापस लौट पाएगा? और अगर वो रात को सुरक्षित सोता है अपने घर के भीतर तो क्या वो सुबह का उगता हुआ सूरज देख पाएगा या घर में घुसकर भी बदमाश उसकी हत्या कर देंगे? ये तमाम सवाल है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर और ये सवाल सरकार से हैं, गृह मंत्रालय से हैं और उनका जवाब देना भी होगा। और सुशासन बाबू पर जो अब कुशासन बाबू का ठप्पा लग रहा है उस पर उन्हें भी विचार करना होगा। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।